नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 8 मार्च यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। संसद से लेकर देश के कोने कोने में महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम हुए। महिला दिवस पर आयोजित हर कार्यक्रम की थीम महिलाओं को समर्पित रही। बात अगर देश की संसद के उच्च सदन से शुरू की जाए तो जहां पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग को उठाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने दलील दी कि देश की आबादी में महिलाओं की संख्या आधी है, तो महिलाओं को अधिकार देने में 33% आरक्षण क्यों है? महिलाओं के 50% आरक्षण पर देश बात क्यों नहीं करता है? महिला दिवस पर प्रदेश की विधानसभा में भी एक नई शुरुआत देखने को मिली है। महिलाओं के लिए बजट सत्र के दूसरे दिन सत्र की कार्रवाई को संचालित करने की घोषणा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पहले ही कर दी थी। प्रश्नकाल खत्म होने के साथ ही स्पीकर की कुर्सी पर सदन में मौजूद महिला विधायकों ने कमान को संभाला और राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन की कार्रवाई को संचालित किया गया। दूसरे दिन की कार्रवाई में महिला विधायकों की ओर से शुरुआत कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने की और सदन की कार्रवाई को गीता भुक्कल ने स्थगित किया। इस बीच सीमा त्रिखा, नैना चौटाला, निर्मल सिंह चौधरी ने स्पीकर की कुर्सी से सदन को संचालित किया। जहां देश की नीति निर्माण में महिलाओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई, तो फिर वहीं देश में चल रहे किसान आंदोलन की कमान भी महिलाओं के हाथ में नजर आई। सिंगू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर महिलाओं ने आंदोलन का मंच संभाला और अपने गीतों के जरिए तीनों कृषि कानून का विरोध जताया। इसके साथ ही गीतों के जरिए एमएसपी को कानूनी दर्जे की मांग की गई। महिलाओं ने हर मोर्चे पर दर्शाया कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या महिलाओं के सम्मान के लिए सिर्फ एक दिन काफी है? क्या आधी आबादी को बराबरी का हक मिल रहा है? महिला पैनल के साथ आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको विधानसभा की तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां पर महिला विधायकों ने सदन की कमान को आज संभाला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर महिलाओं के सम्मान के लिए आप देखिए, आज जो सदन की कार्रवाई है, बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रश्नकाल के बाद महिलाओं के द्वारा इस कमान को संभाला गया। महिला विधायकों ने एक एक करके स्पीकर की कुर्सी को संभाला और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में अपने योगदान को अंकित कराया। आज पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से महिलाओं के सम्मान की तमाम तस्वीरें देखने को मिली हैं और आज पूरे देश के अंदर महिला दिवस को मनाया गया है। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बातें आज खूब आपने सुनी होंगी। महिलाओं के योगदान को आज खूब याद किया गया है। लेकिन कई बड़े सवाल महिला दिवस को लेकर के जुड़े हुए हैं कि क्या सिर्फ एक दिन काफी है महिलाओं को यह सम्मान देने के लिए? तो आज सदन की कमान महिला विधायकों ने संभाली। ऐसे में गीता भुक्कल को जब मौका मिला तो उन्होंने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए आज सदन की कार्रवाई में क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मैं जरूर कहना चाहूंगी, हमारा एक किसान जो 3 कृषि कानून है, जो 3 काले कृषि कानून है, इनको लेकर देश की राजधानी पर बैठा है। 103 दिन से ज्यादा हो गए हैं, न केंद्र सरकार की, न राज्य सरकार और हमारी राज्य सरकार की तीनों सीमाओं पर ये लोग लाखों की संख्या में बैठे हैं। ये ऐसे कानून हैं जिनको काले कानून कहा जा रहा है और उनमें घोषणा पत्र में रखा गया, मतलब बना कोई बात नहीं। आप मेरी वादा कर ये वो कानून है 10 साल आपकी सरकार चली, 10 साल आपकी सरकार चली, आपकी सरकार की ड्राफ्टिंग है। ये जो है कृषि मंत्री का बार-बार इसके लिए आग्रह है। एक दूसरा आप जरा इसका काला भी बता दीजिए मैं चाहूंगा कि इसका काला भी बता दीजिए। काला बोलने दीजिए, आप बाद में जब अपना रिप्लाई आएगा, जब आप उसका रिपोर्ट करिएगा, आप तो संसदीय अपने रिप्लाई के अंदर रिपोर्ट करिएगा। बनानी आप खुद खराब कर रहे हैं। बोलिए। आपको तो व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी। तो वहीं इसके जवाब में सीमा त्रिखा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। ये वही सरकार है जिसने 199 करोड़ का खराबे का चेक पलवल में अदायगी करी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वो सरकार है जिसने 9 फसलों की एमएसपी पर खरीद करी। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि धान जैसी जो फसल है उसे पानी को बचाने के लिए
वहां पर दूसरी फसलों को प्रोत्साहन हो, इसके लिए सरकार ने 7,000 रुपए की, आपने ना टाइम से ज्यादा समय ले रही हैं, 7,000 का इजाफा किया। मैं अंत में 2 बात जरूर बोलूंगी कि जहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, एक नजर इस चीज पे मारनी जरूर डालनी चाहिए कि ये हरियाणा जिसमें किसानों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, ये वही हरियाणा है चंद वर्ष पहले जिसमें हरियाणा का नहीं, भारत का सबसे बड़ा किसान फार्म लैंड स्कैम हुआ था। ये वही हरियाणा फरीदाबाद लोकसभा में हुआ था। मैं आज, क्योंकि आप समय कम दे रहे हैं, मैं आज इस सारी चीज को वाइंड अप करती हूँ और महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और साथ साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि आज जो हम महिला दिवस के दिन पर आज का हमारा ये सेशन का दिन आया, मैं सभी बहनों को और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और खास तौर से उन लोगों को, उन वीर माताओं को और उन वीरांगनाओं को नमन करना चाहती हूँ आज इस मंच के माध्यम से। और साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि हम जहाँ पर हम बैठे हैं, इधर हम हर प्रकार की मर्यादा को पालन करते हैं, लेकिन हम जितना भी कुछ हैं, हम अपने माता पिता और गुरु की। तो विधानसभा के अंदर की तस्वीरें तो आपने देख ली, कैसे यहां पर महिलाओं ने आज अपनी भागीदारी को दिखाया। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि कृषि को लेकर के, कृषि कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है, तो आज वहां की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर महिलाओं के द्वारा आज पूरे दिन कमान संभाली गई। यहां पर भी आज महिलाओं ने मुखर होकर के इन तीनों कृषि कानून का विरोध जताते हुए सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। तो महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हैं कि जो नेतृत्व है वो करती हुई आज के दिन देखी हैं। और आज चाहे मंच पर कमान संभालने की बात हो या सदन के अंदर आवाज उठाने की बात हो, मुद्दों पर चर्चा की बात हो या अन्य कोई भी क्षेत्र आप देखें, महिलाओं के द्वारा आज अपनी उपस्थिति को बेहतर तरीके से दर्ज करवाते हुए ये दर्शाया गया कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी भागीदारी को न सिर्फ सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि देश के निर्माण में अपने योगदान को भी सुनिश्चित करवा रही हैं। और किसी भी क्षेत्र में आज महिलाओं की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। तो चलिए, ये तमाम तस्वीरें आज आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देखी, जहां पर आपने सदन से लेकर सड़क तक देखा कि महिलाएं कैसे आज अपनी भागीदारी को मजबूत तरीके से सुनिश्चित करती हुई नजर आई हैं। लेकिन इसी के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमेशा रहते हैं, आज भी बरकरार हैं कि क्या सिर्फ एक दिन महिलाओं के लिए काफी है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आज आपका इस चर्चा में। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। वेणु अग्रवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ऋतु कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऋतु कटारिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ेंगे, फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देवेंद्र के साथ भी हम लोग चर्चा करेंगे, उनके साथ भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे पैनल में जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं, उन सभी को महिला दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और शुरुआत वंदना जी मैं आपसे करना चाहूंगा। वंदना जी, आज हम लोगों ने देखा, चाहे राज्यसभा की हम लोग बात करें या विधानसभा की बात करें, महिलाएं भागीदारी को सुनिश्चित तो कर रही, हर जगह दिख भी रहा है। लेकिन सवाल हमेशा की तरह आज भी महिला दिवस पर बरकरार है कि क्या सिर्फ एक दिन काफी है जब महिलाओं की भागीदारी को या उनके अचीवमेंट्स को याद किया जाता है, बाकी के दिन ये चर्चाएं क्यों धूमिल रहती हैं? वंदना जी, आपका पहला रिएक्शन। जी, देखिए आयुष, आज महिला दिवस है और मैं तमाम देश और प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज महिला दिवस पर। जहाँ तक आपका प्रश्न है, एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन मैं ये मानती हूँ कि सिंबॉलिक है। हमारे भारतीय संस्कृति में नारी को सबसे ऊपर रखा जाता है। शायद आपने सुना भी होगा, यत्र नारे सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर हम बात करें भगवान को हम याद करते हैं तो सबसे पहले हम राधे कृष्ण बोलते हैं, हम सीता राम बोलते हैं। और हमारी संस्कृति यही बताती है कि जो महिलाओं का स्थान है वो बहुत ऊपर है। तो एक सिंबॉलिक डे है। आपने खुद बताया कि हर जगह अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर हम धरती से लेकर आसमान तक देखें तो महिलाएं झंडे गाड़ रही हैं। तो ये एक सिंबॉलिक डे है जिसमें हमने महिलाओं को जरूर हम याद करते हैं, उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं, हम आपस में खुश होते हैं कि हम कितना डेवलप हो रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो महिलाएं हैं उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक दिन से नहीं नापा जा सकता। वो 365 दिन और 24 घंटे रहता है। अगर हम घर में देख लें, माँ है, बहन है, बेटी है, मौसी है, ताई है, सभी सुबह से लेकर शाम तक
अपने घर में जितने भी लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती हैं और उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहती। वो सिर्फ इतना चाहती है कि अगर आज महिला दिवस में एक प्रश्न में पूछ लूं कि उसकी आखिर चाहती क्या है, तो इससे सम्मान चाहती है। जहाँ उसको सम्मान मिलता है वहीं पर वो प्रसन्न हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार नाराज भी हो जाती है घर में किसी से और बहुत जल्दी देखिए अगर लेट हो गए तो मान भी जाएगी, चिंता भी करने लग जाएगी। थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े हैं वो एक सेकंड में अगर मुश्किल होती है तो निकाल कर देते हैं। तो महिला आधी आबादी जो है उसका हक भी बना रहता है, आदर सम्मान भी रहता है। एक दिन को मैं सिंबॉलिक मानती हूँ, 365 के 65 दिन जो है उनको माना जाता है। सबसे बड़ी बात आज मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने विधानसभा में महिलाओं के हाथ में पूरी कमान सौंप दी। ये पहली बार हुआ है डायरे में और बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं ने आकर अपनी बात की, पूरे विधानसभा के सत्र को चलाया। एक बहुत क्या कहते हैं कि नई चीज है और एक आत्मविश्वास से भर गए हम लोग कि हमारा जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूरी तरह से हो रहा है, महिलाओं का सम्मान। चलिए मैं देवेंद्र का रुख कर लेता हूं, उनके साथ चूंकि कुछ महिलाएं मौजूद हैं उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, फिर मैं पैनल में वापस लौटता हूं। देवेंद्र, महिला दिवस आज पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने आज तमाम तरीके के आयोजनों को देखा है। आप जहां पर मौजूद हैं जरा बताएं, अगर आपके आसपास महिलाएं हैं, क्या आज के दिन को वो कैसे देख पा रही हैं और क्या वाकई में आज जिस तरीके से उनके अचीवमेंट्स को, उनके योगदान को याद किया जा रहा है, क्या साल भर ऐसा ही अनुभव वो करती हैं? क्या उनके अचीवमेंट्स को या उनके योगदान को लोग ऐसे ही याद करते हैं? देवेंद्र, बातचीत करें। बिल्कुल, निश्चित तौर से आयुष, देखिए बात करेंगे उन महिलाओं से। हम हमारे साथ में महिलाएं हैं, उनका पहले मैं तारुफ आपसे करा देता हूं। ईसा गुलाटी हैं, मिसेज इंडिया यूनिवर्स हैं, ये 2018 की, उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ में हमारे साथ में कविता सिंघल हैं जो नारी उत्थान को लेकर कई NGO चलाती हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में हम देखिए अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये निधि अग्रवाल है, एस्ट्रोलॉजर हैं। इसके साथ साथ में एक साईं धाम स्कूल जहाँ 400 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, उनकी प्रिंसिपल हैं बीनू शर्मा। से तमाम ये महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं संघर्ष और एक चुनौती और इनकी क्या कहानी रही है। शुरुआत कर लेते हैं ईसा गुलाटी से। एक बड़ा नेतृत्व आपने भारत का किया है 2018 में, किस तरह से देखती हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे को आप? मेरे हिसाब से इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मतलब है कि आज एक स्पेशल डे है, सब महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है और मैं एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहती हूँ भारत की महिलाओं को। अगर आप देखेंगे आज 10 में से 7 महिलाएं ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो मेरा एक सिंपल सा मैसेज है, आपके मन में जो भी बात है, जिस तरीके की बात है, आपको वो कैसी भी लगती है, सही लगती है, गलत लगती है, आप उसको सामने रखिए, उसको अपने मन के अंदर मत रखिए। तो सबसे पहले आपका जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, उसका एक छोटे से सॉल्यूशन के साथ समाधान बहुत बड़ा निकल आएगा। तो आई थिंक इस दिन पर मैं ये छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ और बहुत 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 शुभकामनाएं भारत में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। शुभकामनाएं। कविता सिंघल जी, आप चूंकि नारी उत्थान के लिए काम करती हैं, संघर्ष कितना है जो अंतिम छोर की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी अपनी महिला साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और मैं अपनी महिला साथियों से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम सभी जानते हैं कि पहले सभी महिलाओं को अबला और बड़ी ऐसे समझाता था कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकती, इन्हें घर में ही रहना चाहिए। लेकिन अब वो उन महिलाओं का स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। वो अब घर ही का ही नहीं बल्कि बाहर का काम भी अपने बड़ी बखूबी से संभालती हैं और उन्हें अब समाज में बराबरी का दर्जा भी दिया जाने लगा है। लेकिन एक तरफ तो महिलाएं चाहती हैं कि हम बराबरी का हमें दर्जा मिलना चाहिए और दूसरी तरफ वो ये भी चाहती हैं कि उन्हें अलग से सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात पर एक बात कहना चाहूंगी कि बराबरी का अगर दर्जा चाहिए तो उन्हें अपने जो उनका हुनर है उन्हें आगे निकालना चाहिए, बल्कि अपने वजूद को उन्हें सशक्त ऐसा बना लें कि उन्हें दूसरे पर डिपेंड ही ना रहना पड़े। तो मैं तो सभी महिला अपनी साथियों से यही कहना चाहूंगी कि वो अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचाने और आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर की बात आयुष यहाँ हो रही है, एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि काफी महिलाएं जो परेशानी में भी होती होंगी वो आपके पास तक पहुंचती होंगी, किस तरह के उनके संघर्ष हैं, आपका अगर अनुभव हम शेयर करें। बहुत बढ़िया बात कही। पहले तो सबको वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई।
दूसरी बात जो आपने कही कि वुमेन्स आती हैं, बहुत लेडीज आती हैं जिनको डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम होती है या घर में एडजस्टमेंट नहीं होता। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, पर मैं इसमें ये कहूँगी कि जो शहरी वातावरण की औरतें हैं वो तो सक्षम हैं अपनी किसी भी काम को कहने के लिए, पर हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो वीकर सेगमेंट है, जो लेडीज दिन भर काम करती हैं, मेहनत करती हैं और रात को अपने पति से मार खाती हैं, वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है। उसके लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। मैं खुद कई NGO से जुड़ी हुई हूँ और एक फरीदाबाद का क्लब है रोटरी ट्यूलिप्स, दैट इज़ ओनली वुमेन ओरिएंटेड क्लब, मैं उसकी प्रेसिडेंट भी बनने वाली हूँ। तो मेरी इच्छा रहेगी कि मैं उन लेडीज़ के लिए कुछ करूँ। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो एक इशू उठा हुआ है 33% लेडीज़ को रिजर्वेशन मिले, मुझे लगता है इस साल वो मुश्किल है क्योंकि ये फेवर ईयर नहीं है। नेक्स्ट ईयर 6 नंबर आएगा तो हमें डेफिनेटली उसका फेवर मिलेगा। चलिए, आप उम्मीद जता रही हैं। बीनू शर्मा, आप एक ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल हैं जहां 400 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, तो कैसी चुनौती है आपके सामने इन महिलाओं को, अगर क्योंकि वहाँ बच्चियाँ भी पहुँच रही हैं स्कूल में? ऐसा है, जैसे मैम ने बताया कि हर महिला को, जो संपन्न महिलाएं उनको तो अधिकार मिल जाता है, लेकिन जो गरीब महिलाएं वो इस अधिकार से वंचित रह जाती हैं। तो मैं जिस विद्यालय में एक प्रिंसिपल के ओहदे से कार्य कर रही हूँ, उसमें वो महिलाएं भी हैं जो गरीब महिलाएं हैं और वो चाहती हैं कि हम भी इस NGO का एक अच्छा मार्ग बने, जिससे कि हम लोग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला सके। और मेरे पास हर बच्चा आता है जिसकी माँ प्रतिदिन, जो मैम ने बताया कि प्रतिदिन वो सुबह अपनी नौकरी करती हैं और शाम को अपने हस्बैंड से पिटती हैं। मतलब आप ये देखिए कि हर महिला बराबर का हकदार मानती है, लेकिन उस गरीब महिला का क्या करें जो बेचारी दिन भर मजदूरी करती है और शाम को आके अपने पति से पिटती है और रात भर सोती नहीं है, फिर सुबह विद्यालय भी बच्चों को भेजना होता है। ये बहुत मुश्किल जो संकट है भारतवर्ष की महिलाओं को, और उसके लिए हमें हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए कि हमारे स्कूल में जितनी भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको एजुकेट किया जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है एजुकेशन। अगर एजुकेट महिला एक घर की हो गई तो 100% हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और मेरी तरफ से शिरडी साईं बाबा स्कूल साईंधाम की तरफ से सभी महिलाओं को जो संपन्न हैं और जो इस तक नहीं आ पाती, उन सभी महिलाओं को आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। निश्चित तौर से देखिए, कहीं ना कहीं चुनौती अभी भी है। जो अंतिम छोर की महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां जो पूरे देश का मंच पर नेतृत्व करती हैं, उनकी भी एक अलग कहानी है, चूंकि वो भी इसी बात को कह रही हैं कि संघर्ष ये जीवन का हिस्सा है और आत्मनिर्भर बनने की अभी जरूरत है। जी आयुष। बिल्कुल देवेंद्र, मैं अभी आपके पास तो दोबारा वापस लौटूंगा। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं पैनल का रुख कर लेता हूं। तमाम मेहमान और भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वेणु जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, चूंकि अभी बातचीत हो रही, देखिए हर वर्ग का नेतृत्व करने वाली महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप लोग भी पॉलिटिक्स के अंदर हैं, एक पार्टी के पक्ष को पुरजोर तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन जब बात महिला रिप्रेजेंटेशन की आती है तो उसको आप कहां खड़ा हुआ पाती? मैं थोड़ा सा ये आपसे आज समझना चाह रहा हूं आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस मौके पर। 2 लाइनें पहले पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी कि हर मुश्किल से जो लड़ जाए वो औरत है, पल में मोम पल में ज्वाला बन जाए वो औरत है। ईश्वर की एक बहुत ही खूबसूरत रचना एक लड़की के रूप में, एक महिला के रूप में है। लेकिन आप देख रहे हैं आयुष जी, जो आज की परिस्थिति है, जो आज का प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट है, महिला सुरक्षित नहीं है। और इसके ऊपर हम सब महिलाओं को ही मिलकर काम करना है, चाहे हम किसी भी पार्टी की हों। देखिए, राजनीति इसमें नहीं आनी चाहिए। जी। महिला की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत जरूरी है। और इसमें मैं नहीं कहना चाहूंगी कि मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हूँ या खुद की पार्टी को बचा रही हूँ या कोई और इस मामले में बहस करे कि ऐसा नहीं है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षित करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनको ताकत दी जाए, ताकि हमारा आने वाला भारत, जैसे अभी मेरी एक बहन ने कहा जो प्रिंसिपल है, कि हर एक घर में यदि एक महिला एजुकेट हो जाए तो वो पूरे परिवार को एजुकेट कर देती है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है और खास तौर पर जिम्मेदारी बन जाती है हमारी सरकार। जो भी मौजूदा सरकार है उसको ज्यादा से ज्यादा कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए, महिलाओं को कैसे एजुकेट किया जाए, उनको सशक्त कैसे किया जाए। केवल नारों में नहीं, केवल बातों में नहीं, लेकिन वो करके दिखलाएं। जैसे कि हमारी आज की मौजूदा सरकार, अगर हम हरियाणा में लें
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बहुत अच्छा नारा था, हम भी खुश थे एक महिला होने के नाते। लेकिन जो पिछले 6 साल में हमने देखा बेटियों की दुर्दशा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे नहीं पीछे नहीं कभी हुई और अभी हो रही हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रही हैं क्योंकि अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन पर शिकंजा नहीं है, क्योंकि सरकार सीरियस नहीं है। जैसे वायदे किए, जो दावे किए, उनको पूरा करने में वो लोग अपने आप को सीरियस नहीं कर पा रहे हैं, बात यह है। और मेरी जो बहन अभिवंदना पोपली जी, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आज का डे सिंबॉलिक था, हम भी मानते हैं। लेकिन मैं अभी सुन रही थी कि उसमें भी जो बीजेपी के कुछ नेता हैं वो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, वहां भी आवाज को दबाया जा रहा था। तो यहाँ आकर बहुत शर्म आती है कि भाई आप लोग अगर महिलाओं की भावनाओं को नहीं समझते हैं, अंडरस्टूड है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल इस बारे में नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे सभी नेता, हमारे चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ तो वजह होगी कि महिलाओं के प्रति उनकी बहुत ज्यादा अच्छी वार्ता नहीं निकल पाती है उनके मुंह से। और अगर यदि आप मुझे 2 मिनट का टाइम और दें तो मैं कुछ अपने जो खास बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा कही गई केवल एक सेंटेंस में आपको बताऊंगी। और बहुत दुख होता है ऐसी मानसिकता देखकर महिलाओं के प्रति हमारे भारतवर्ष में। जब मैंने कुछ स्पीचेस में सुना कि हमारे यूपी के सीएम बहुत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार कहा कि महिलाएं स्वतंत्र होने में सक्षम नहीं है। देखिए, ये आपकी मानसिकता है, महिला पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकती है। हमारे बहुत आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि कुपोषण की उच्च दर नहीं है, कि कुपोषण की उच्च दर है क्योंकि महिलाएं सौंदर्यकरण में विश्वास रखती हैं, वो ऊपर की सुंदरता में विश्वास रखती है। भाई, सौंदर्यकरण तो महिला का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो उसको करेंगी, लेकिन कुपोषण और पोषण एक अलग फैक्टर है, एक अलग सब्जेक्ट है। हमारे बहुत आदरणीय खट्टर साहब ने बहुत ही निंदनीय एक बार बयान दिया था जो मुझे यहाँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बन जाती है एक कांग्रेस की प्रवक्ता होते हुए, उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं आजादी चाहती हैं तो वे नग्न होकर क्यों नहीं घूमती? ऐसी बात शोभा देती है क्या उन्हें? और उन सब के गुरु श्री मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कि महिलाओं को घर के काम करने चाहिए और पुरुषों को खुश करना चाहिए। जब हम ऐसे वाक्य सुनते हैं तब हमें शर्म आती है कि क्या पोजीशन बनाना चाहते हैं आप महिलाओं की। हमारे देश में आप मेरी पार्टी, हमारी पार्टी में लीजिए, इंदिरा गांधी जी आज भी कितने आदर से, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां जिन्हें माँ दुर्गा का उनको देती थी, उनको एक संज्ञा दे देती थी कि माँ दुर्गा है। हमारी बहुत आदरणीय सोनिया गांधी जी जो हमारी देश की अध्यक्ष हैं भारत की कांग्रेस की, बताइए कि बीजेपी ने क्या कभी किसी महिला को मौका दिया अध्यक्षता करने का? और हमारी हरियाणा की अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जो मुझे पॉलिटिक्स में लाई, जिन्होंने मुझे सशक्त किया, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैं कैसे कह दूं कि कांग्रेस पार्टी में और भाजपा में अंतर नहीं है? ये तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि कुमारी सैलजा ने इन दिनों जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, जो उनके गृह क्षेत्र से 9 सीट्स उन्हें देनी थी, 9 टिकट उन्हें देनी थी, 9 में से 4 महिलाओं को उन्होंने मौका दिया, जिनमें से एक मैं भी थी, स्वयं मैं भी थी, जबकि मैं वो जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तो क्रिएट की, प्रोत्साहन तो दिया, महिलाओं को आगे लेकर तो आई, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से थी कि नहीं। उन्होंने इस बात को भी झुठला दिया कि परिवारवाद को ही आगे मौका मिलता है। मैं बिल्कुल टोटली जीरो पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरी थी, लेकिन मौका दिया गया। चलिए वेणु जी, मुझे लगता है कि वंदना जी इस बात का बेहतर जवाब देंगे और वो बताएंगी कि पार्टी लाइन और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर के भी वाकई में क्या राजनीति के अंदर महिलाओं को वो मान सम्मान या फिर वो जो हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। रितु कटारिया जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, चूंकि आप तो हर साल ये सवाल फेस करती होंगी, आज मैं फिर से वही सवाल दोहरा देता हूं। आज के दिन तो हम लोग बड़े अचीवमेंट को, बड़े योगदान को याद कर रहे हैं। आज हमको लग रहा है कि हाँ, महिलाओं के अचीवमेंट ये हैं, इन क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने नाम को किया, लेकिन क्या वाकई में आधी आबादी को बराबरी का हक मिल रहा है? समाज से जुड़ी हुई हैं, थोड़ा बताएं। बात कह रहे हैं आप कि क्या आधी आबादी को आज वो हक मिल रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक घर से, एक समाज से, गांव में जहां महिलाओं की दशा देखी जाए
तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। हम कानून की बात करें, कानून भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सरकार भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे जो है प्रयास कर देगी, लेकिन क्या लोगों की मानसिकता बदलेगी? मेन जो बात है वो मानसिकता से रिलेटेड है कि हमें महिलाओं के लिए दृष्टिकोण बदलना है। अगर हम उनका अपने महिलाओं के लिए दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं तो हमारे लिए महिला दिवस का कोई मायना नहीं रखता है महिला दिवस। और अगर हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है तो हमारे लिए हर दिन ही जो है वो महिला दिवस है। क्या आप 365 दिन में से एक दिन आप महिला दिवस पे जो हमारी अचीवमेंट है उनको आप बराबरी का दर्जा देके या उनको आप वाही करके उसको पूरे 300 बाकी दिन की पूर्ति नहीं कर सकते हैं? तो सबसे जरूरी है कि आज देश में हालात है उसके लिए आप ना सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आज सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर रही है या विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। एक ग्राउंड लेवल पे जो है हर इंसान को अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो बलात्कार है, छेड़खानी है, भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा, न जाने कितनी लड़कियां जो हैं दिन प्रतिदिन इनके शिकार होती आ रही हैं। तो कहाँ है हमारा महिला दिवस जब हम देश में इतने रेप केस देखते हैं या इतनी महिलाएं हैं वो देश की बलि चढ़ जाती हैं? तो सबसे जरूरी है कि आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा प्रावधान आना चाहिए कि जिससे वाकई में ही एक ग्राउंड लेवल पर जो है महिलाओं को सम्मान मिले, उनकी सुरक्षा हो और जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं या अब तक जो किए हैं क्या वो सार्थक रूप में महिलाओं की दशा सुधार रही हैं? आज महिलाएं निश्चित तौर पर बहुत बड़े बड़े पद पर बैठी हुई हैं, लेकिन क्या आप उन महिलाओं के बारे में सोचेंगे जो कि जिनके डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती हैं या जिन्हें सिर्फ कुछ अगर दहेज नहीं लेके आई होती तो उन्हें छोड़ दिया जाता है? इतना मतलब इस तरह की जो बातें हैं क्या वो ग्राउंड पर कोई स्टडी करता है या सिर्फ हम महिलाओं का एक वो पक्ष देखते रहे कि आज महिलाएं वायुयान भी उड़ाती हैं, आज महिलाएं जो है ये भी कर रही हैं वो भी कर रही हैं? तो हमें हर तरह की महिला को साथ लेके चलना है, पढ़ाना भी है उसे, लेकिन उसे इतना शिक्षित भी करना है कि वो अपने लिए लड़ाई लड़ सके। और उस लड़ाई में जब तक कि समाज के जो दावेदार बैठे हैं जो कि एक ये कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, वो खड़ा होकर तो दिखाएं कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, तभी तो महिला दिवस मनेगा। बिल्कुल। देवेंद्र, मैं आपके पास आ जाता हूं, चूंकि आपके पास जो तमाम महिलाएं मौजूद हैं वो किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनसे जरा बातचीत करिए कि बदला क्या है, क्योंकि कई बार हम लोग इन सवालों को लेकर के महिलाओं से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन साल दर साल हम लोग देखते हैं कि स्थितियों में कोई बहुत वास्ट डिफरेंस नजर नहीं आता है। बदला क्या है, थोड़ा सा इस विषय को लेकर देवेंद्र बातचीत कर लें जो आपके साथ महिलाएं हैं, और थोड़ा सा ये भी पूछें कि क्या वाकई में आधी आबादी को आज भी बराबरी का हक मिल रहा है क्या? बिल्कुल आयुष साहब जो जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल ठीक जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई जगह सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि आखिर वुमेन्स डे मनाने की अब जरूरत क्यों है, क्योंकि जब बराबरी का दर्जे की जब बात की जाती है तो फिर एक दिन ऐसा क्यों, वो 365 दिन क्यों नहीं मनाया जाता है? हम बात करेंगे ईसा गुलाटी हैं, चूंकि मिसेज यूनिवर्स हैं इंडिया की, और जिस तरह से आपने एक मुकाम हासिल किया, आपके एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर भी आप देखा जाता है कि कुछ जो महिलाएं हैं शादीशुदा जो ये सोचती है कि उनकी शादी हो गई अब आगे करना क्या है, क्या कहेंगी उन महिलाओं को, और ये चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, चुनौती तो बड़ी उतनी होती है जितना बड़ा हम सोचते हैं। अगर हम सोचेंगे बहुत आसान है तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप एक बार सोच लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए आपको जो करना है, एंड ज़रूर आपको वो आपकी मंजिल मिलेगी। हाँ, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है उस मुकाम को हासिल करने में, क्योंकि शादी से पहले और शादी के बाद में आपकी जिम्मेवारियों में काफ़ी अंतर आ जाता है। शादी से पहले आपके माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं, उसी तरह शादी के बाद आपकी बाकी की फैमिली आपको सपोर्ट करती है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि आपकी जिम्मेवारियां जो हैं वो ज़्यादा हैं, अपने घर के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने ससुराल के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, अपने परिवार से हटके आगे आप कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जो आपके परिवार के प्रति जिम्मेवारियां हैं वो आप पूरी कर लें। और अगर आप वो पूरी कर रहे हैं तो निश्चय ही कोई भी आपको आपके परिवार में से ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि आपको संपूर्ण सहयोग ना दे। मैंने ऐसा किया है और आपके सामने है परिणाम। मैं बिल्कुल अपनी पूरी फैमिली के सहयोग के साथ आगे बढ़ी हूँ, अभी भी बढ़ रही हूँ, और अगर कृपा रहेगी ऊपर वाले की तो आगे भी बहुत बढ़िया करेंगे। परिवार का साथ मिला है आपको। कविता सिंघल, आप क्योंकि महिलाओं के बीच में रहती हैं, आपको किस तरह की चुनौती सामने, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खुद आपको भी, क्या आप इस संघर्ष से आगे बढ़े हैं?
जी मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान की कृपा से मुझे बिल्कुल भी जैसे मुझे शौक़ है सोशल वर्क करने का, बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बड़ी खुशी होती है मुझे कहने में, मुझे घर का पूरा सपोर्ट मिला है। मुझे इस चीज़ के लिए ज़रा भी दिक्कत नहीं आई, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे मेरी जिठानी हो, चाहे मेरी देवरानी हो या मेरे हस्बैंड हो, किसी ने भी मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। या तो मेरा को परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है। तो मैं तो सभी अपने जो बड़ों से हैं, जो घर में सभी लेडीज़ होती हैं, उन सबको आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कोऑपरेट एक दूसरे को करना चाहिए। तभी हम समाज में अपने जो महिलाएं परेशान हैं, जो हम कुछ और कर सकते हैं, हम सोशल एक्टिविटीज बिना सपोर्ट। देवेंद्र, एक सवाल मैं और जोड़ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि साथ में आप ये सवाल भी जरा इन महिलाओं से पूछते चलें। एक सवाल जरा इन महिलाओं से पूछें, क्योंकि ये लोग नेतृत्व कर रही हैं, ये लोग उस समाज के बीच में भी जाती हैं जहां पे ये लोग बीच में कड़ी बनने का भी काम करती हैं। जो महिलाएं ओहदे पर बैठी हुई हैं, जिनके हाथ में ये अथॉरिटी है या इनके हाथ में ये पावर है कि वो महिलाओं को सशक्त कर सकती हैं, महिलाओं को उनका सही स्थान दिला सकती हैं, क्या वो सही मायने में महिलाओं के लिए खड़ी होती हैं? क्या वहां से वो सपोर्ट उनको मिलता है? महिला ही महिला का सहयोग करती है समाज में आगे बढ़ने के लिए कि नहीं? थोड़ा ये भी इनसे जरा पूछिए। बिल्कुल निश्चित तौर से बात करेंगे, इस बात को लेकर भी सवाल ये भी है निधि जी, चूंकि कई बड़े ओहदों पर महिलाएं बैठी हैं और कहीं ना कहीं जो वो एक कई प्रेरणा भी हैं और उनका जो भी समाज में का अगर मैसेज जाता है तो उसको फॉलो भी करते हैं। क्या लगता है आपको, जो वो महिलाएं जो ओहदे पर बैठी हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं, क्या उनका सपोर्ट मिलता है? जो आम गरीब महिला है या अंतिम छोर तक जो महिलाएं जिनका जिक्र आप कर रही थी पहले भी, कि बड़ी परेशानी उनको होती हैं? देखिए, हर कोई किसी के लिए कोई ना कोई मेंटोर होता है, कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। जैसे अगर हम आज अपने पीएम मोदी जी को देखें तो वो बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आज का यूथ जो है, आज का जो भी समाज है उन्हें देखता है। उसी तरह जो महिलाएं बड़े ओहदों पर बैठी हैं, लोग उनको देखते हैं। आपको अगर याद हो तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो लोग अपने बच्चों का नाम इंदिरा रखते थे और बेटियों को कहते थे मेरी बेटी इंदिरा गांधी बनेगी। तो बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है लेडीज़ को जब कोई बड़ा ओहदे की लेडी उस चीज़ को कहती है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या हम लोग भी अगर छोटा सा भी कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम अगर किसी को दिखाते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा ओहदे का काम होता है और वो बड़े ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं। तो हर स्तर पर लेडीज़ को आना बहुत ज़रूरी है और उस स्तर पर आके वो आगे समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यहाँ जिक्र चला है, आप क्या मानती हैं आज के वक्त में क्या वो जो महिलाएं ओहदे पर बैठी हैं वो प्रेरणा बनी हुई हैं या उनको फॉलो करती हैं महिलाएं? हाँ, बिल्कुल फॉलो करती हैं महिलाएं भी। और आज जिस ओहदे पर हम भी बैठे हैं, एक गरीब बच्चों के स्कूल में प्रिंसिपल एज ए कर रहे हैं, तो उसमें मेरे मेंटर हैं मिस्टर मोतीलाल गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे हर वक्त ये बोला गया कि बेटा हम लोग मिलके इस गरीब जो समाज है उसको भी ऊपर लेके आएं। और आज हमारे विद्यालय में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने संपूर्ण घरों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस संस्था के साथ वो अपने परिवार को साथ लेकर और समाज की सेवाएं भी कर रही हैं। और यही कारण है कि आज जो स्कूल है, जो शिरडी साईं बाबा स्कूल है, वो भी एक इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच गया है, जो हम भी चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां जिस स्कूल में आज अच्छे समाज में पढ़ रही हैं और चाहते हैं कि वो भी किसी न किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचें। और ये हमारा भी उनसे एक प्रेरणा स्रोत रहेगा कि मिसेस इंदिरा गांधी हैं, प्रतिभा पाटिल हैं, ये सभी जो हैं हमारी महिलाएं भारतवर्ष की, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और उन्हीं को देखकर आज हम भी और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और इस महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चूंकि पहले जिक्र कर रहा था 365 दिन आखिर क्यों नहीं मनाया जा सकता ये वोमेंस डे, क्या ये लगता है कि आज वाजिब सवाल है आज का ये? जी बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं हम एक ही दिन सेलिब्रेशन करते हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। जैसे हम शादी करके नई बहू को लेके आते हैं तो महीने भर 2 महीने उसकी बड़ी सेवा चाकरी होती है, उसके बाद बैक टू वर्क हो जाता है। तो हमें उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वली ही रखना चाहिए, ना आप एक्स्ट्रा प्रिविलेज दें और ना एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन करें। जब आप उम्मीद भी ज़्यादा करते हैं तो दिक्कतें भी होती हैं। मुझे लगता है कि ये 365 दिन ही समान होने चाहिए, एक
ही डे स्पेशल कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एक दिन बर्थडे मना के फिर सब भूल जाते हैं, फिर अगली साल उसको मनाते हैं। हमें सभी को साथ लेके चलना है और लेडीज का रिगार्ड, जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता, हमारे शास्त्र भी कहते हैं वहाँ समृद्धि नहीं आती। तो मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर भी लोगों को कहती हूँ, जिस घर में महिलाओं की कदर नहीं होती या उन्हें प्रॉपर रिगार्ड नहीं मिलता, उसमें समृद्धि नहीं आती, लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जी, लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। आदि आबादी को लेकर क्या बिल्कुल लगता है कि कहाँ तक पहुंचे हैं हम? बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। जैसे जैसे हमारी आबादी से पहले तो ये था कि हाँ जी लड़कियां लड़कियां लड़कियां, तो हम ये कहेंगे कि लड़कियों से ही आगे जनरेशन जो है वो बढ़ती है। और महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक है उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, ताकि वो अपने आगे अपनी जनरेशन को पढ़ा लिखा सकती हैं, जिससे वो अपना अलग से मुकाम हासिल कर सकते हैं बच्चे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। जी आयुष, बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो तमाम महिलाएं बैठी हैं, कहीं ना कहीं वो जिस तरह से जिक्र कर रही हैं कि प्रेरणा स्रोत जरूर हैं, जो महिलाएं बड़े ओहदों पर बैठी हैं, और उनको कहीं ना कहीं जब फॉलो करते हैं तो एक समाज में बदलाव निश्चित तौर से दिखाई भी पड़ता है। चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम महिलाओं की इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से मैं पैनल का रुख कर लेता हूं। वंदना पोपली जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। मैं जान रहा हूं कि आपको वेणु जी की बात का जवाब देना है, आप निश्चित तौर पर जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी ये है, चूंकि आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूं कि राजनीति के अंदर महिला दिवस के मौके पर आप जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, उसको कहां देखती हैं? चूंकि आप तो खुद एक नेत्री हैं, क्या महिलाओं को पॉलिटिक्स के अंदर भी, चूंकि यहां से तो नेतृत्व डिसाइड होता है, क्या वो हक मिला है? इस सवाल के जवाब के साथ फिर वेणु जी की बात का भी जवाब दीजिए। वंदना जी। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं जब वेणु जी की बात को सुन रही थी तो बहुत हैरान हो गई। मुझे लगा कि आज हम कहीं ना कहीं कोई स्वस्थ बहस करने वाले हैं, जिसमें महिलाओं के मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे कि और क्या क्या चीजें हो सकती है। बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी रही, मैं उनको भी सुन रही थी, लेकिन वेणु जी जिस तरह से बहस को एक अलग मोड़ पर ले गई, मुझे बड़ी हैरानी हुई। स्टेटमेंट की बात कर रही थी वो, मैं भी जा सकती हूँ। दिग्विजय सिंह कहा करते थे टंचमाल, और इनकी अपनी शैलजा जी को कहा जाता था बरात का घोड़ा, हुड्डा जी द्वारा प्रियंका चतुर्वेदी किस तरह गई, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है आज का दिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम इस डायरेक्शन की तरफ जाएं। मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं हैं उनको अगर किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सकती है। वेणु अग्रवाल का इन मुद्दों पर नहीं जाना एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि इनके समय में कांग्रेस ने क्या किया था महिलाओं के लिए, इसलिए वो घुमाकर कहाँ ले गई कि किसने क्या कहा। तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने महिलाओं के विरोध में कुछ कहा गया तो इसके मुझे लगता है हम कोई भी इस चीज को फेवर नहीं करते, कोई भी इसको मानते नहीं है कि जो डिग्निटी है महिला की वो बनी रहनी चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ऋतु जी यहाँ पर कह रहे थे कि जो महिलाएं हैं सभी के लिए काम करना चाहिए। हम बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, बाहर आ रही हैं, सामने आ रही है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं या उनके साथ अभी भी प्रॉब्लम है। तो आपको बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने आज ही 33% जो डिपो धारक है वो रिजर्व कर दिए महिलाओं के लिए, यानी कि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है, उनके नाम पर अपने डिपो होंगे, उनकी कमाई उनके पास होगी। ये आर्थिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का कदम है। जो वुमेन सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो महिला थाने खोलने का जो क्रेडिट है वो मेरी सरकार को जाता है। अगर हमने दुर्गा शक्ति ऐप हमने लॉन्च करी तो उसका क्रेडिट भी हमारी सरकार को जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात हो रही थी, तो बेटियों को पढ़ाने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो लिंग अनुपात है उसका नंबर भी हरियाणा में हमने बढ़ाया, जो सबसे लास्ट पे हुआ करता था। जब भी हम पढ़ा करते थे सबसे लास्ट कौन है लिंगानुपात में, कौन सा स्टेट है, हरियाणा, उसको ऊपर लाने का काम किया, वो हमारी सरकार को क्रेडिट जाता है। तो मुझे लगता है कि रेणु जी को इस चीज को समझना चाहिए। जहाँ तक आपकी बात है, आप कह रहे थे कि राजनीति में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है। हमारी सरकार ने पंचायती राज में 33 से 50% कर दिया है, और वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आना चाहिए विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए, तो आपको बताना चाहूंगी कि मोदी जी के एजेंडे में ये सबसे ऊपर है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो देखने की आवश्यकताएं हैं। कुछ चीजों पर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं एग्री नहीं करती कि रिजर्वेशन जो है किस तरह से होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ एक जो एरिया को आपने रिजर्व कर दिया परमानेंटली, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं होगा, सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो इससे टेक्निकल चीजों पे काम करने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी इस डायरेक्शन में जरूर जाएंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि विधानसभा लोकसभा में भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। जो आधी आबादी है उनका पूरा हक
महिलाओं को जरूर मिलेगा, मैं यही कहना चाहती हूँ। वेणु जी जवाब दें। देखिए, अभी मेरी बहन वंदना जी कह रही थी कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो एजेंडे में प्रमुख है। आप मुझे केवल ये बताइए कि जब ये लोग ये जो 3 काले कृषि कानून लेकर आए हैं, इतनी आपाधापी में इन्होंने इसको कानून बना दिया, तो जो वो महिलाओं का बिल सोनिया गांधी जी ने पेश किया था, ये उन्हीं की पेशकश थी कि 33% हमारी महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसको उन्होंने अधर में क्यों लटकाया हुआ है? क्योंकि मानसिकता नहीं है, बात ये नहीं है, बात मानसिकता की है। मानसिकता तो जिस तरफ थी उस तरफ उन्होंने कदम फटाफट बढ़ाए, इतनी जल्दी बढ़ाए कि उन्होंने देश के किसानों के बारे में, गरीब मजदूर के बारे में नहीं सोचा। और देखिए, अगर जहां तक वंदना जी कह रही थी कि वो इस बात को कि कहां ले गई, तो आप बताइएगा कि यदि मेरी बात में 1% भी झूठ है तो आप मुझे वहीं पकड़ लीजिएगा। और जिस तरह से आप कह रही हैं कि अभी आपने एक बात की थी कि महिलाएं, बाकी मैं मानती हूँ कि महिला का हर चीज में योगदान होता है, कि जब वो घर में कोई कमी होती है तो पैसे जोड़कर रखती है और जो कि घर में मुश्किल में काम आते हैं। और वो हक भी मोदी जी ने महिलाओं से छीन लिया जब नोटबंदी अचानक से कर दी। जो महिलाओं ने, जो सक्षम है उनकी रहने दीजिए, जो बेचारी एक आम परिवार से, गरीब परिवार से आती हैं, उन्होंने अपने बच्चों की भविष्य के लिए जो छोटी सी एक राशि रखी थी, मोदी जी ने 1 घंटे के अंदर उन्होंने उसको खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। तो क्या सोचते हैं आप, किस तरह की बात आप करते हैं? महिला एक बहुत ऊंची चीज है और उसको ऊंचाई पर ले जाना हम सबका कर्तव्य है। हम सबको मिलकर यह काम करना है, क्योंकि महिला ही, हम अक्सर देखते हैं घरों में भी होता है, महिला ही महिला की दुश्मन होती है। यदि हर महिला अपना दृष्टिकोण अच्छा कर ले, अपने उठाव के साथ साथ वो दूसरी महिला को भी आगे बढ़ाने में मदद करे, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी घर से हो, किसी मोहल्ले से हो, किसी जाति से हो, उस चीज का ध्यान में ना रखते हुए एक महिला यदि महिला को मदद करे और उसको ऊपर ले जाने में, अभी मैंने वो एग्जाम्पल आपको दिया था जो अभी विधानसभा में कुमारी शैलजा जी ने महिलाओं को जो सीट देकर आगे बढ़ाया, तो इस तरह यदि हम सब कोशिश करें तो महिलाएं ऊपर आ सकती हैं। नहीं वेणु जी, बिल्कुल। और आप लोग को, मैं तो सोचता हूँ निश्चित तौर पे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो उस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से सत्ता और जहां से ये शक्तियां आप लोगों को मिलती हैं कि आप अगर चाह जाएं तो वाकई में महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। ऋतु जी से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा। ऋतु जी, एक सवाल मैंने अभी पूछा था, हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए थे, उनके साथ भी तमाम महिलाएं थी। ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, महिलाएं जो बैठी हुई हैं, जिनके हाथ में ये शक्ति है कि वो महिलाओं की तकदीर को बदल सकती हैं या फिर महिलाओं को इतना सक्षम बना सकती हैं कि वो अपने परिवार और समाज का जो प्रतिनिधित्व है वहां तक वो पहुंच सकें, क्या वो महिलाएं अपनी भागीदारी सही तौर पे सक्षम तरीके से निभाती हैं? और क्या वाकई में वो भी महिलाओं के लिए उतनी ही संजीदगी से सोचती हैं कि हाँ महिलाएं आगे बढ़ें? अगर ऐसा है तो फिर आज भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा क्यों है जो इन सारी चीजों से अछूता रह जाता है, उन तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती, जबकि उनके ऊपर बैठा हुआ वो शख्स जो उन तक पहुंचा सकता है वो भी एक महिला है? ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल आयुष जी, देखा जाए तो जो महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो वाकई में कर रही हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है कि जो मुझसे भी अनजान हो, जो मुझे नहीं पता हो। लेकिन अगर मैं खुद को भी तो देखूं, मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा भी जहाँ फर्ज बनता है मैं महिलाओं के लिए आगे खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने आज जो मुकाम हासिल किया है वो भी मैं यही सोच के किया था कि मुझे महिलाओं के लिए आगे आना है। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं वाकई में जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ ग्रास रूट पे वो काम नहीं हो पा रहा। उसके पीछे भी बहुत सारी जो है क्वेश्चन है कि वो महिलाएं क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रही हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो ये पुरुष प्रधान समाज है वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उन्हें बढ़ने से आगे रोक देते हैं, या कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिससे कि जो भी हमारी योजनाएं आती हैं हम उन महिलाओं तक नहीं पहुंचा सकते, या कुछ ऐसे कानून हो जाते हैं जहां अड़चन हो जाती है कि हम अब बात आती है, मैं जैसे कि मैम ने बताया अभी कि आज जो है बीजेपी और जेजेपी सरकार ने बहुत ही अच्छा महिलाओं को एक तोहफा दिया है, 33% वाला राशन जो कार्ड होल्डर है उनके लिए। तो अब आप बताइए कि क्या वाकई में ये महिलाओं को मिल पाएगा? सरकार ने तो अपना काम कर दिया कि वो उनको दे देगी, लेकिन अगर हम देखें तो इसी में आप एक छोटा सा उदाहरण देखना कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो आगे आ जाएंगे, महिलाओं के नाम पे वो ले लिया जाएगा और वो महिलाओं तक वाकई में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारे समाज की है, जहाँ वो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं।
सरकार का काम है वो नीति लेके आती है, लेकिन इस समाज के जो लोग हैं क्या वो महिलाओं को वो हक दे रहे हैं? बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहां पर बहुत एग्जाम्पल है, क्योंकि टाइम की कमी है ऐसा नहीं कह सकते। और 50% रिजर्वेशन की बात आती है, वहां पर भी यही है, सरकार ने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। और क्या वो जो उस गांव के लोग हैं या उस परिवार के जो लोग हैं, क्या वो महिला को रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे? नाम के लिए बना देंगे क्योंकि वो महिला सीट है, लेकिन काम कौन करते हैं? सरपंच जो महिला होती है उसके हस्बैंड आगे आते हैं कि वो मीटिंग करेंगे, वो ये काम करेंगे। तो ये दिक्कत कहाँ आती है? ये दिक्कत जो आती है वो हमारी सोच की आती है। हमें सोच बदलने की जरूरत है। हर काम जो है वो सोच पर निर्भर करता है। जब तक ये हम लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जब तक हम आपस में अपनी सोच नहीं बदलेंगे कि हमें हर चीज का फायदा सिर्फ अपने लेवल पर नहीं उठाना है, हमें जिसको इसकी जरूरत है, जो वाकई में जरूरत है, जिसको नीडी है जो महिला, वहां तक ये बात लेके जानी है। तो अगर ये सब होता है तो आज शायद महिलाओं की दशा जो है बहुत बदली होती। महिलाओं के नाम पर इतने अत्याचार हो रही है, तो देश के नाम पर जो ये कालिक लगती है, जो ये रेप होते हैं, कौन पहुंचेगा उस कालिक को? कौन? सरकार पूछने आएगी? नहीं, सरकार नहीं पूछेगी। ये समाज के लोग ही तो पूछेंगे ना उस चीज को। तो समाज के जो लोग हैं जो ऐसे गंदे काम करते हैं या जो इस तरह के अत्याचार करते हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, अरे मानसिकता तो तुम्हें बदलनी है, मानसिकता तो अपनी तुम्हें बदलनी है। नेता अगर सब कुछ बदल सकते तो ये देश आज पता नहीं कहाँ होता। सब कुछ नेताओं। बिल्कुल, और ऋतु जी आपने जो बात कही है उसी के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर महिलाएं की भागीदारी को सुनिश्चित करने लग जाएं और वहीं से ये शुरुआत हो जाए तो इस समाज के अंदर निश्चित तौर पर बदलाव आ सकता है। आज इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।